उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां 70 विधानसभा सीट हैं, जहां पहाड़ी क्षेत्र भी है तो मैदानी क्षेत्र भी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब हैं। प्रदेश में आचार संहिता लागू है और कांग्रेस ने हाल ही में 53 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी तो भाजपा ने 59 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आज हम मौजूद हैं हरिद्वार की विधानसभा रानीपुर सीट पर, जहां भाजपा ने पिछले 2 बार से विधायक आदेश चौहान को अपना एक बार फिर प्रत्याशी घोषित किया है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हरी टीवी की ओर से। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले हरिद्वार का हृदय टाइम्स और हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। आज बात होगी रानीपुर विधानसभा सीट को लेकर, रानीपुर विधानसभा सीट के पिछले 10 साल के कामों को लेकर और आगे क्या प्लानिंग है विधायक आदेश चौहान जी की और भारतीय जनता पार्टी की उन कामों को लेकर। तो आइए सीधा ग्राउंड जीरो पर वार्तालाप शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको पार्टी ने भरोसा जताया है लगातार तीसरी बार, किस तरीके से आप रानीपुर विधानसभा सीट को देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और अपने इस रानीपुर विधानसभा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, यहाँ की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे पुनः तीसरी बार इस रानीपुर क्षेत्र की सेवा करने के लिए जनता के बीच में भेजा है। और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका यहाँ के जनता जनार्दन की है, क्योंकि जो पार्टी के द्वारा विभिन्न सर्वे कराए गए उनके अंदर जो जनता जनार्दन का फीडबैक था उसके अनुसार ही केंद्रीय नेतृत्व ने मुझको यहाँ पर पुनः जनता की सेवा के लिए भेजा है। तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित रूप से ये पूरा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और पिछले कार्यकाल के दौरान बहुत ऐतिहासिक कार्य इस विधानसभा के अंदर हुए हैं। तो माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और यहाँ पर विपक्ष नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, कोई पार्टी धरातल पर कोई काम करती दिखाई नहीं देती। तो मुझे लगता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे को भरोसा जताया है, हम उस भरोसे पर पूरा उतरेंगे और पार्टी को रानीपुर विधानसभा की सीट एक भारी मतों से जीतकर उनको देंगे। क्या विधायक आदेश चौहान अपने विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं या मुख्यमंत्री धामी और मोदी के चेहरे पर लड़ने जा रहे हैं? निश्चित रूप से चुनाव केवल प्रत्याशी का ही नहीं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे प्रदेश नेतृत्व का भी है। और हम समझते हैं कि पूरे देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरह से ऐतिहासिक काम हुए हैं और हमारी प्रदेश सरकार ने भी पूरे प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जितने अच्छे काम किए हैं और मैंने अपनी विधानसभा के अंदर भी केंद्र के सहयोग से, प्रदेश के सहयोग से जितनी योजनाएं लेकर आया हूँ, जितने विकास कार्य किए हैं, इन सबको ही लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता उनको अप्रिशिएट भी कर रही है। हाल ही में देखा हमने भाजपा ने अपनी जन संकल्प यात्रा निकाली और कांग्रेस ने अपनी परिवर्तन यात्रा निकाली। इसके बाद राहुल गांधी की रैली भी, मोदी जी की रैली भी हुई कोविड से पहले। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये आरोप लगा रही थी कि मोदी जी की रैली राहुल गांधी के सामने फेल है, हम 60 पार का जो नारा है वो कहीं ना कहीं फेल होता दिखाई दे रहा है। क्या मानते हैं आप? ऐसा है कि कांग्रेस ही फेल है। अब आप देख रहे होंगे उन पर टिकट भी घोषित नहीं किए जा रहे थे और उनके अंदर क्या है कि केंद्र की और प्रदेश की लड़ाई है, केंद्रीय नेतृत्व में, प्रदेश नेतृत्व में लड़ाई है। आप हरीश रावत जी के स्टेटमेंट से समझ गए होंगे। उसके बाद में प्रदेश के जो आका है उनमें आपस में लड़ाई चल रही है। अब तो स्थिति है कि मैं अपनी विधानसभा की बात करूं कि यहाँ भी लगातार आपस में इतनी लड़ाई आपस में चल रही है कि केंद्र कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। और मैं समझता हूँ कि हमारी जो संकल्प यात्रा थी उसको अपार जन समर्थन, मेरे विधानसभा में आपने देखा होगा, आपने कवर भी किया होगा, तो कितना जन समर्थन। तो रात को 3-3 घंटे बाद हम लेट पहुँचे तब भी लोग सड़कों पर किस कदर खड़े थे और किस तरह से उसका स्वागत कर रहे थे। और ऐसा दृश्य पूरे उत्तराखंड के अंदर था। और उत्तराखंड की जनता, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड जो है सैन्य भूमि है, यहाँ का हर व्यक्ति धर्मपरायण है, यहाँ का हर व्यक्ति राष्ट्रवादी है। और ये राष्ट्रवादी सोच के लोग ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हो, जो चाइना की भाषा बोलते हो। ऐसे लोगों को यहाँ की धर्मपरायण जनता, ये देवभूमि है, यहाँ की जनता बहुत धार्मिक भावनाओं को बहुत महत्व देती है। और यहाँ की जनता निश्चित रूप से, जो लोग भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो, जो ये बोलते हो भगवान राम कभी पैदा नहीं हुए, जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने वाली पार्टी ये कांग्रेस ही थी, है ना। तो जो हमारे आद्य श्री राम के लिए ऐसा
मन जिनका है ऐसे लोगों को गते नकारेगी और भारतीय जनता पार्टी 60 पार का लक्ष्य प्राप्त करेगी। जी, आपने बात करी कि भारतीय जनता पार्टी को एक माना जाता है कि हिंदुत्व की पार्टी है, और हाल ही में भी देखा गया कि जहां हरिद्वार में एक धर्म संसद भी हुई और जहां पर यतीन्द्र सिंह की गिरफ्तारी भी होती है उस मामले में, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का उस रोल नजर नहीं आता, क्योंकि वो भी हिंदुत्व की बात करते हैं, आप भी हिंदुत्व की बात करते हैं। तो ये हिंदुत्व दो तरीके का कैसे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की बात करती है, सभी समाज और सभी संप्रदायों की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी वर्ग विशेष की, जाति विशेष की, धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। हम इसीलिए बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ठीक है, ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन हम केवल उन लोगों के खिलाफ हैं जो इस देश के खिलाफ बात बोलते हैं। जी, अब चाहे वो किसी धर्म के। जी, अब बात करी जाए कांग्रेस की गुटबाजी की। आपने बात करी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने टिकट वितरण में भी काफी देरी की, लेकिन इस बार भाजपा में अधिकतर सीटों पर यह देखा जा रहा है कि जो गुटबाजी कांग्रेस में पिछले चुनाव में देखी जाती है, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में भाजपा में कांग्रेस से ज्यादा नजर आ रही है। नहीं, मैं तो महसूस नहीं करता। मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो कम से कम मैं कह सकता हूँ कोई गुटबाजी नहीं है। पूरी पार्टी एकजुट है और हमारे कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ बूथों पर काम कर रहे हैं और पूरी टीम अलर्ट होकर काम कर रही है। जी, अब बात की जाए कि जहाँ यहाँ शिवालिक नगर जब चुनाव हुआ था उस समय की गुटबाजी भी नजर आई थी, कहीं ना कहीं उसमें ये भूमिका आई थी कि भाजपा अंदरूनी तरफ से एक नहीं है। तो इस चुनाव में कैसा देखने को मिलेगा आगे अंदरूनी तरफ से? जो शिवालिक नगर चुनाव में चेयरमैन का जब चुनाव हुआ था, तो इस चुनाव में क्या भाजपा को एक देखने को बिल्कुल, आप पूरी भारतीय जनता पार्टी को एक ही देखेंगे और सभी लोग एकजुट होकर काम करेंगे। जी, और निश्चित रूप से केंद्र नेतृत्व की सब लोगों पर निगाहें भी हैं, तो कोई इस तरह की घटना होगी ऐसा मुझे उम्मीद नहीं। जी, तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से 10 साल आप विधायक थे, तो कितने साल आप रानीपुर की जनता से और मांगना चाहते हैं? वैसे पिछले कार्यकाल से मैं इस रूप में संतुष्ट हूँ कि जितना मैंने जो लोगों सोचा था, जो लोगों को आश्वासन दिया था, लगभग हम सभी को बातों को पूरा कर चुके हैं। सबसे पहला विषय तो मेरे सामने 2012 में ये आया कि ये शिवालिक नगर किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एरिया नहीं था। यहाँ पर ना ग्राम सभा थी, ना नगर पंचायत थी, ना नगर निगम था, ना डेवलपमेंट एरिया था। तो हम इस पूरे एरिए को शिवालिक नगर सहित सुभाष नगर, टिहरी विस्थापित, नवोदय नगर, रामधाम, कृपाल नगर, देवनगर, दर्शन नगर, इसको सारे को मिलाकर नगर पालिका हम लोगों ने बनाई है। उसके लिए बहुत लंबा संघर्ष हम लोगों को करना पड़ा था। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में फ्रेगमेंट की थी। फ्रेगमेंट से लाखों कई हज़ार लोग प्रभावित हो रहे थे, तो फ्रेगमेंट की समस्या का हम लोगों ने समाधान कराया। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि लगभग 250 करोड़ से मैंने पिछले ही 5 साल के कार्यकाल में पुल और सड़कों का निर्माण कराया। हमने नए बिजली घर बनाए। हमने जिन स्कूलों के अंदर कांग्रेस के शासन में प्राइमरी स्कूलों के अंदर बच्चे टाट पट्टी बैठे थे या फर्श पर बैठा करते थे, वहाँ पर फर्नीचर नहीं था, सभी स्कूलों के अंदर फर्नीचर देने का काम किया और सभी में शौचालय से सुसज्जित किया। कुल मिलाकर हेल्थ की दृष्टि से भी हमने बहादुराबाद के अंदर एक नया CSC हॉस्पिटल दिया है। अभी हमारा मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ी उपलब्धि है। जगजीतपुर में उसका निर्माण कार्य हम लोगों ने शुरू किया है, जिसको आने वाले कार्यकालों में जनता को समर्पित करूँगा तैयार करा के। और इसके अलावा आपका ESI हॉस्पिटल श्रमिक क्षेत्र है, तो ESI हॉस्पिटल हम लोगों ने उसका निर्माण शुरू किया है। उसको भी आने वाले कार्यकाल में हम कंप्लीट करके जनता को समर्पित करेंगे। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि गैस पाइपलाइन, नेचुरल गैस पाइपलाइन हमने लगभग 50% घरों के अंदर पहुंचा दी है। और जगह भी हमारी लाइन डालने का काम चल रहा है, रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। पूरे क्षेत्र में गैस पाइपलाइन घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। शिविर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 1200 करोड़ का हम लोगों ने सैंक्शन कराया है, जिसका काम हमारा धरातल पर शुरू होने वाला है, कुछ शुरू भी हो गया है। तो उसके अंदर जगजीतपुर, सीतापुर, गुरुकुल यूनिवर्सिटी, सुभाष नगर, ज्वालापुर, शिवालिक नगर, रामधाम, कृपाल नगर, देवनगर, दर्शन नगर, इस पूरे एरिया के अंदर हम नया सीवरेज डालने का काम करेंगे। जहाँ पर सीवरेज नहीं है वहाँ भी सीवरेज पहुँचाएंगे। तो बहुत बड़े बड़े काम है। साथ ही साथ एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा मेट्रो ट्रेन का, उससे भी क्षेत्र को जोड़ने का हमारा प्लान चल रहा है, जिसकी सैद्धांतिक सहमति हमारी गवर्नमेंट ने दे दी है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आएगी तो उस मेट्रो प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर लाएंगे। जी, बात आपने तमाम विकास के मुद्दों की करी। अभी हाल ही की 2 दिन की बारिश में जो शिवालिक नगर की चाहे सड़कें देखे तो फिर दोबारा उखड़ने लग गई हैं, और जहाँ आपके राजा गार्डन में भी बैनर लग गए थे आप ही के विरोध में कि सड़कें नहीं बनी हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा कहना है कि देश को आज़ाद हुए 47 से अब तक कितने साल हुए? क्या कोई एक गवर्नमेंट 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल भी लोग रहे हैं? क्या उन्होंने पूरे देश के अंदर सब जगह, सब गलियों में सड़कें बना दी? ठीक है, अपना यह कहना है कि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लगातार नई नई कॉलोनियाँ बनती जा रही हैं।
हम एक कंप्लीट करते हैं, अगली कॉलोनी फिर बन जाती है, हम उसको कंप्लीट करते हैं, फिर अगली कॉलोनी और बन जाती है। जहाँ की आप बात कर रहे हैं वहाँ भी जितनी सड़कें बनी है वो मैंने ही बनाई है। अब मैं कांग्रेस के लिए तो कम से कम कह सकता हूँ कि एक उनका जनप्रतिनिधि ये बता दे कि उन्होंने शिवालिक नगर के अंदर जब हरीश रावत जी सांसद थे अगर एक ईंट लगाई, जब वो मुख्यमंत्री 5 साल उनकी सरकार रही तब किसी कांग्रेस के किसी नेता ने यहाँ पर एक ईंट लगाई कहीं भी। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का, ज्वालापुर के अंदर हरीश रावत जी 5 साल MP रहे थे, एक ईंट लगाई हो, है ना, उनकी सरकार रही तो ज्वालापुर के अंदर कोई एक काम उन्होंने किया बता दी। तो पूरे क्षेत्र की यही स्थिति है। कुल मिलाकर जो भी किया हमने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारी नगर पालिका ने किया, हमने किया, हमारे सांसद जी ने किया, हमारी सरकार ने किया। और निश्चित रूप से हम हर जगह, अभी जगजीतपुर के अंदर ही हमने 2 पहले ट्वेल लगाए थे, हम लोगों ने वहाँ पर कुछ सीवर लाइन भी डाली है और पूरा सीवर का प्रोजेक्ट हमारा वहाँ का पास हो चुका है। अब वहाँ पे हमने 75 करोड़ रुपए की अभी पेयजल योजना शुरू की है। तो कुल मिलाकर ये विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो लोग थे वो किसी गलतफहमी के कारण उन लोगों ने प्रदर्शन किया था, उनको कुछ लोगों ने उकसाया था, उनसे बातचीत हो गई है, कोई विरोध वहाँ पर नहीं होगा। जी, अब आपने विकास की बात करी तो हर राजनेता और जनप्रतिनिधि का काम विकास करना ही होता है, जनता उसको सुनकर इसलिए भेजती है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपने हॉस्पिटल, सीवर लाइन की और बिजली की लाइन की बात करी, मेट्रो की बात करी, कहीं ना कहीं ये जो हरिद्वार में मुद्दे पिछले 10 साल से ऐसे ही चलते हुए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आते हुए आपको नहीं लगता कहीं देर हो चुकी है? उनसे बिजली की, मेट्रो की, अंडरग्राउंड पाइपलाइन की और गैस की बात करी आपने, अंडरग्राउंड गैस लाइन की। गैस का काम ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहा है भाई जी। 50% क्षेत्र में हम डाल चुके हैं, हम लगभग 40% में हमारी चालू हो गई है गैस। लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमारी मातृशक्ति से आप पूछे घर घर जाकर जो उस गैस को यूज कर रही हैं, ठीक है। और उस टाइम लगता है लाइनें डालने में, पूरा सर्किट बनाने में, तो लगातार चल रहा है काम। जी जी जी, ठीक है जी। तो अब बात करी जाए अगर यूथ की, यूथ में देखा जाता है कि पढ़ाई से दूसरे तरफ भी एक खेल, जो खेल जगत में काफ़ी यूथ अपना काम कर सकता है। कहीं ना कहीं उस यूथ को जो एक उभार के लाना होता है, वो कहीं ना कहीं 10 साल भाजपा रही, 10 साल उत्तराखंड में कांग्रेस रही, तो दोनों सरकार कहीं ना कहीं यूथ को स्पोर्ट्स के मामले में निश्चित मैं कह सकता हूँ कि ऐतिहासिक काम हुआ। हमारी केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया के माध्यम से, हमारी प्रदेश सरकार ने खेल महाकुंभों के माध्यम से जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया, ऐसे पहले, इससे पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। सभी खिलाड़ियों को हर स्तर के टूर्नामेंट में हर स्तर पर प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। ये पहली बार हुआ। और मैं भी गर्व के साथ कह सकता हूँ कि वंदना कटारिया मेरे क्षेत्र के, मैंने उनके नाम पर उन्हीं के गांव के अंदर एक एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बनाया, जो कि हम उसमें राष्ट्रीय खेल आयोजित कर सकते हैं, इस स्तर का है। अभी वहाँ पर बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल हम बना रहे हैं लगभग 20 करोड़ की लागत से। और खेल को लेकर सरकार बहुत संजीदा है और योग मंगल दलों के माध्यम से भी और विभिन्न एसोसिएशन के माध्यम से लगातार खेल को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जी, अब बात की जाए आदेश चौहान की, तो आदेश चौहान 10 साल विधायक रह लिए, अभी भी ऐसी कौन सी महत्वाकांक्षाएं आदेश चौहान रखते हैं जो अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं? महत्वाकांक्षा कोई नहीं, केवल यह है कि जनता ने जितना प्यार और जितना सम्मान मुझे दिया है, तो उनके प्यार के कारण मुझे लगता है कि वो लोग मेरी और सेवाएं चाहते हैं और इस क्षेत्र को और अच्छा बनाना चाहते हैं। जो काम अभी हमारे पाइपलाइन में है, जैसे मैंने मेट्रो का बोला, आपका सिविल लाइन का बोला, आपका कुछ हमारे पानी के प्रोजेक्ट हैं, तो वो हम पूरे कंप्लीट कर सकें, यही इच्छा है। जी, अब बात अंतिम दौर में है। पिछली बार तो ये देखा जाता था कि चौहानों का गढ़ माना जाता है रानीपुर को, तो आप एक ही चौहान लड़ते थे भाजपा से, लेकिन अब दूसरा चौहान भी खड़ा हो गया है, तो कहीं ना कहीं मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। कोई फंसता नहीं नजर आ रहा। 2012 में 3 चौहान लड़े थे, अब तो 2 ही हैं। और मैं समझता हूँ कि जो चौहान बिरादरी कह लो, जितने भी क्षेत्रीय संगठन है, वो मानसिक रूप से राष्ट्रवादी हैं और कट्टर जो धर्मपरायण लोग हैं, तो कांग्रेस को नकारेंगे। जी, अब देखा ये भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रानीपुर में होगी, एक तरफा फिर विधायक बनने जा रहे हैं। जी, अब देखा ही जा रहा है कि जो नशा हरिद्वार में, नशा जो स्मैक है, काफ़ी बड़ा मुद्दा बन गया है, इसको किस तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा इसको रोकने में नाकामयाब रही? वो हरिद्वार का मुद्दा है, वो रानीपुर का मुद्दा नहीं है। रानीपुर में मैं लगातार इस चीज़ पर अंकुश लगा के रखता हूँ और मैंने अनेक ऐसे अपराधियों को जेल में भिजवाने का काम किया जो इसमें संलिप्त थे, पुलिस कर्मियों को भी जेल में भिजवाने का काम किया जो इसमें संलिप्त थे, और भविष्य में भी पूरी कड़ाई की जाएगी। जी,
हमारे सहयोगी आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। सर, यहाँ पे आए दिन हम सुनते हैं कि आए दिन यहाँ पे चोरी होती है, किसी का मर्डर हो जाता है। आए दिन अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे चोरों ने गोलीबारी कर दी थी, एक बच्चे को घायल भी कर दिया था गोलीबारी करके। ऐसा मतलब ऐसी घटनाएं कोई कानून व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? चोरी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। हाल ही में यहाँ पे काफी एनकाउंटर्स वगैरह भी हुए हैं। चोर ने एक चोरी करते हुए किसी को मार दिया है घर में घुसकर। तो ऐसा इसमें है अंकुश कि लगाने में अभी क्या कार्रवाई करेंगे आप? निश्चित रूप से पहले की अपेक्षा अब 2012 से पहले का रानीपुर देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए, बहुत घटनाओं में कमी आई। लेकिन ये भी समाज के ही लोग, और उसके बहुत सारे कारण भी हैं, अलग अलग भी रहते हैं। बेरोजगारी एक कारण? बेरोजगारी तो मुझे कारण नहीं लगता, लेकिन जो आपने नशे वाला जो बात बोली, ये एक बहुत बड़ा कारण उसका है, जो छुटपुट घटनाएं होती है। लेकिन जो झगड़े हैं, आपसी झगड़ों के कारण तो ये कहीं भी हो सकता है जी। लेकिन ऐसी लूट वूट की कोई बड़ी घटनाएं नहीं है, और उनको काफ़ी रूप से प्रभावी अंकुश हम लोगों ने लगाया है और आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जी, तो अंतिम सवाल मेरा, किन मुख्य मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्या रानीपुर की जनता से वादा करना चाहते हैं? निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार की उपलब्धियां, प्रदेश सरकार की उपलब्धियां और अपने क्षेत्र में जो विकास कार्य हम लोगों ने कराए हैं, जिस तरह से हमने जनता की कोविड के दौरान भी सेवा की है, हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर जनता की सेवा की है, ये सब चीज़ें हम जनता के बीच में ले जाएंगे। और जनता निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अपना मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए, और मैं पूरे उनका आशीर्वाद की उन सभी लोगों से अपील करूंगा कि आने वाले 5 वर्षों में मैं उनके बीच में इसी रूप में सेवा कर सकूँ। इसके लिए सब जनता मुझे रानीपुर की आशीर्वाद देगी। मेरा एक दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि जहाँ पे सिडकुल एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है सिडकुल। टाइम हो गया जी जी जी। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि हरिद्वार के जो लोग हैं, लोकल लोगों को यहाँ पे बहुत कम काम मिल पाता है, और अगर मिलता भी है तो सैलरी भी बहुत कम है यहाँ पर। इस तरह आपको क्या कहना है? मिनिमम वेजेस जो है स्टेट गवर्नमेंट का, उससे कम कोई सैलरी किसी भी श्रमिक को नहीं मिलती। और ऐसा भी नहीं है, लगातार इस विधानसभा में वोटरों की संख्या बढ़ने का कारण क्या है कि यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। जी, तो यहाँ पर आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे रानीपुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी और पिछले 2 बार से विधायक हैं। काफ़ी जनता सपोर्ट करती है, इसलिए आगे इनका निरंतर टिकट भी हुआ है पार्टी के द्वारा। खास बातचीत में बड़ी बेबाकी से जवाब भी दिया। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।